गवर्नमेंट में मुझे काम करना है, क्योंकि वो जब तक एक्सपीरियंस आपके पास ना आए तो हेल्थ केयर में काम करना मतलब इनकम्प्लीट रह जाता। जो नेशनल मेडिकल कमीशन अभी बना है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो वो जो बिल था एनएमसी का, उस पर मैंने शुरू से काम किया था। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, जैसे आपके हो गए फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, तो हमें इनको भी प्रमोट करना चाहिए। हमें नर्सिंग को प्रमोट करना चाहिए, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, बहुत कुछ है। When we talk of healthcare, it is not just doctors and specialists. Absolutely. Yeah. So I think अगर हम उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों पे ध्यान देंगे, तो I think that we will make a lot of progress. Hello everyone and a very warm welcome to today's special interview. I am Bhakti Kothari and I'm truly honored to have with us an incredible woman whose life is a testament to courage, resilience and groundbreaking achievements in the field of public policy and health. Our guest today is Ms. Urvashi Prasad, former director at Niti Aayog, India's premier policy think tank. Urvashi has been a driving force behind some of the most significant health, nutrition and gender initiatives in the country. She played a key role in managing the COVID-19 pandemic response, co-authored India's first voluntary national review presented at the United Nations, and has been recognized as one of the most influential women in healthcare for 2 consecutive years. Despite facing unimaginable personal challenges, including battling stage 4 cancer, Urvashi continues to work passionately to improve the lives of the underserved and the marginalized. A member of the World Economic Forum's expert network and an accomplished academic with degrees from the University of Birmingham, the University of Cambridge, and the London School of Hygiene and Tropical Medicine, she has been a true change maker. Join me as we delve into her inspiring journey, her work, and her spirit. Urvashi ma'am, it's an absolute pleasure to have you here with us today. So welcome to our channel, ma'am. We're very happy to have you here today. And ma'am, like we know, आप नीति आयोग में you've been serving in नीति आयोग for the past few years. अभी आपने हाल ही में नीति आयोग छोड़ा है. So for our audience जिनको नहीं पता नीति आयोग कैसे work करता है, what does this body stand for? Could you please tell us what नीति आयोग exactly is? Right. So thank you firstly for having me here. And नीति आयोग 2015 में बना था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, और उसका रोल बेसिकली है टू फंक्शन एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, टू वर्क विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स. तो बिग डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड द नीति आयोग इज दैट फंड एलोकेशन नहीं करते नीति आयोग में. बेसिकली द आइडिया इज कि आप जो नए इनपुट्स हैं, फ्रेश थिंकिंग है, वो लाइए अलग अलग सेक्टर्स में, पॉलिसी मेकिंग में, और स्टेट्स के साथ भी काम करिए. तो वो एक मैंडेट है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी उसको प्रधानमंत्री ने वैसा टर्म दिया है कि भाई आप स्टेट्स के साथ भी मिलके काम करिए, बिकॉज इंडिया जैसे स्ट्रक्चर में सबको पता ही है कि सिर्फ सेंटर अलोन तो नहीं मायने रखता है, एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज का, स्कीम्स का स्टेट लेवल पे होता है. तो फिर अब नीति काफ़ी नया इंस्टीट्यूशन है उस तरीके से देखा जाए, अगर प्लानिंग कमीशन से तुलना करें. तो अभी काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं उसके जो चल रहे हैं. राइट फ्रॉम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है, ब्लॉक्स प्रोग्राम हो गया है, SDGs पे बहुत अलग अलग तरह का काम होता है. हर सेक्टर में काम होता है. आप देखें, अगर मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन का काम है, एक अटैच्ड ऑफिस है नीति आयोग का जो मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन करता है सरकार की स्कीम्स की, पॉलिसीज की. अटल इनोवेशन मिशन है जो बेसिकली उसका आइडिया है कि जो एक इनोवेशन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है वो हम कैसे अपने बच्चों में, यूथ में लाएं. तो ये बहुत विभिन्न प्रकार के काम हैं. बट अगर बहुत ही सिंपली बोले तो वो ये है कि जैसे कोई भी थिंक टैंक फंक्शन करता है, वो मैंडेट है नीति आयोग का. ओके. एंड आप कैसे नीति आयोग में आई? हाउ डिड यू गेट इनटू नीति आयोग? तो मैं एक्चुअली, मेरा बैकग्राउंड जो है वो पब्लिक हेल्थ में है, लाइफ साइंसेज में है.
और मैंने पहले भी डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है, तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है हेल्थ केयर से रिलेटेड। आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, तो मेरा हमेशा वो एक था मेरे मन में कि गवर्नमेंट में मुझे काम करना है, क्योंकि वो जब तक एक्सपीरियंस आपके पास ना आए तो हेल्थ केयर में काम करना मतलब इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इसीलिए मैंने 2016 में ज्वाइन किया था, पहले तो एज अ कंसल्टेंट विथ डॉक्टर अरविंद पानागरिया, जो थे उस टाइम पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। और उसके बाद फिर मैं कुछ समय बाद एक स्कीम निकली फ्लेक्सी पूल करके, जिसमें वो ओपन थी कि वो लोगों को या तो गवर्नमेंट से ही डेप्यूटेशन पे ले सकते हैं और या फिर बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते थे सर्टेन पोजीशंस पे। राइट। तो उस फिर स्कीम के थ्रू फिर मैं डायरेक्टर पोजीशन पे आई, एंड दैट वाज अ रेगुलर पोजीशन, जैसे कोई भी सरकारी ऑफिसर की होती है, तो वैसी मेरी थी। बट ऑफ कोर्स आई वाज अ लैटरल एंट्रेंट, जो सरकार में अब हम बात भी करते हैं उसकी। तो वो था मेरा सॉर्ट ऑफ पाथ नीति आयोग में। एंड क्योंकि आपने 7-8 साल नीति आयोग में काम किया है, यू टेकन ऑन सो मेनी रोल्स, डन सो मेनी थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक इज योर मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस अभी तक नीति आयोग में? देखिए, आई थिंक 2 रहेंगे मेरे लिए जो मुझे बहुत मतलब हमेशा याद रहेंगे। एक था कि जो मेडिकल कमीशन के बिल्स थे, जो नेशनल मेडिकल कमीशन अभी बना है, पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, तो वो जो बिल था एनएमसी का, उस पे मैंने शुरू से काम किया था। और फिर वो पार्लियामेंट में गया, पास हुआ, एक्ट बनी, और उसी तरह से आयुष के भी जो बिल्स थे उन पे भी मैंने काम किया था। तो वो जो चीज़ थी वो एक बहुत ही आई वुड से कि अनयूजुअल भी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉलिसी में, सरकार में आप किसी चीज़ पे काम करते हैं बट उसका रिजल्ट देखते देखते बहुत समय निकल जाता है। लेकिन इस केस में मैंने 2016-17 में उन बिल्स पे काम किया और 2019-20 तक वो पास भी हो गए, एक्ट्स भी बन गई। तो वो आई थिंक एक बहुत ऑब्वियसली कॉन्क्रीट एक अचीवमेंट हो गया, बिकॉज अदरवाइज पॉलिसी में कई बार कहना बड़ा मुश्किल है कि आपने अचीव क्या किया। ये बात है। तो और दूसरा मैं कहूँगी कोविड में, क्योंकि मैं आई वॉज राइट वर्किंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑन द कोविड रिस्पॉन्स। तो आई थिंक एक पब्लिक हेल्थ पर्सन के लिए ऑफ कोर्स एक तरफ सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी महामारी पूरे दुनिया को अफेक्ट करी, बट पब्लिक हेल्थ पर्सन प्रोफेशनल के लिए वो एक्सपीरियंस भी बहुत ही यूनिक था, उस पर्सपेक्टिव से उस पर काम कर पाना। और मेरे पोजीशन में जो मैं थी तो उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं था कि प्रोफेशनली जो मैंने किया, बट मैं पर्सनली लेवल पे बहुत लोगों को मदद कर पाई। चाहे किसी को ऑक्सीजन चाहिए थी, किसी को बेड चाहिए था, तो अगर कुछ लोगों की भी मदद हो पाई तो आई थिंक दैट वाज वेरी सैटिस्फाइंग, बिकॉज अल्टीमेटली वो एक ह्यूमन क्राइसिस थी। सो आई थिंक दोज 2 थिंग्स स्पेशली आई विल रिमेम्बर ऑलवेज। हाँ, मैंने इनफैक्ट काफी पढ़ा भी था आपका पैंडेमिक के टाइम पे आपने काफी काम किया कि वो पूरा टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू कि उस टाइम पे यू वर सो आउट एंड अबाउट फॉर एवरीबॉडी। एंड जैसे कि अभी हम रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे, तो जहाँ रिवॉर्ड्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ चैलेंजेस भी होते ही हैं जी। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने अपने टेन्योर में कुछ बहुत चैलेंजिंग डिसीजन आपको लेना पड़ा हो, कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट रहा हो जो आपको लगा होगा कि पता नहीं कैसे अब इस पर आगे मैं काम करूँगी, ऐसा कुछ रहा हो तो प्लीज़ बताइए। देखिए, एक्चुअली जैसे आपने कहा कि वो सिस्टम ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होता है, बट उसमें आप फिर बाहर से आए हैं कहीं ना कहीं। वो लैटरल एंट्री अभी भी हमारे यहाँ आई वुड से कि पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज अभी नहीं हुई है, तो कहीं कहीं वो अनईज हो जाता है दोनों के वर्किंग स्टाइल्स में कि एक कोरिया ब्यूरोक्रेट है और एक कोई बाहर से जो आया हो लैटरल एंट्रेंट। तो आई थिंक उस तरह के छोटे छोटे इश्यूज बहुत होते थे, बट वो आयन आउट हो जाते थे काफ़ी हद तक। स्पेशली हमारी जो लीडरशिप थी, जैसे पहले जो वाइस चेयरपर्सन थे, सीईओ थे हमारे अमिताभ कांत जी, उन्होंने बिकॉज वो फाउंडेशन उन्होंने किसी तरह से ले किया इंस्टीट्यूशन का। फिर राजीव कुमार जी भी आए, तो वो भी बहुत आई वुड से कि
all of them were very pro कि भाई प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए नीति आयोग में, बिकॉज नीति आयोग आप देखिए लाइन मिनिस्ट्री नहीं है जी. यहाँ पे. अगर आप थिंक टैंक बोल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी. वो करियर ब्यूरोक्रेट्स के पास जनरली उनका वो स्किल सेट नहीं होता है. उनका होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, बहुत सी और चीज़ों का एक्सपीरियंस है, फील्ड एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया, अगर IAS ऑफिसर हैं तो वो लाते हैं टू द टेबल. लेकिन एक थिंक टैंक में यू नीड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज कि भाई हेल्थ में क्या है, एजुकेशन में क्या है, एनर्जी में क्या है. तो वो जो लीडरशिप थी शुरू की, उनका वो बहुत क्लियर एक माइंडसेट था. तो आई थिंक ये जो इश्यूज होते भी थे डे टू डे वर्किंग में, या जो भी चैलेंजेस होते थे, वो बहुत हद तक उस वजह से आयन आउट हो जाते थे. तो आई वुड से दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप. VC, CEO, you know, these are the people who really drive the culture. तो अगर वो लोग ऐसे हैं कि they understand the value of professionals, तो they will find ways to, you know, deal with the challenges. Right. तो आई थिंक वही मेरा एक्सपीरियंस था. ऐसी कोई बहुत बड़ी एक चीज नहीं मैं कहूँगी कि हुई विच वॉज समथिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट रोज की ही वर्किंग में कुछ ना कुछ होता रहता था एट सम लेवल और द अदर. बट लाइक आई सेड दैट इट वाज नेवर सो डिफिकल्ट, अदरवाइज तो फिर मैं 8 साल रुक भी ना पाती. ये बात है. So yeah, I think leadership makes all the difference. Exactly. Challenges आए, आपने head on face किया and you were able to successfully complete your tenure. And मैम आप जेंडर इक्वालिटी में भी बहुत बिलीव करती है, उसके बारे में भी बहुत बात करती हैं. तो अगर आप हमें बताना चाहेंगे किस तरह से आपने अपने टेन्योर के टाइम पे कुछ भी अगर या तो डिस्क्रिमिनेशन या तो फेस किया हो, या अगर किसी और को ऐसा फेस करते हुए देखा हो, वहाँ पे आपने एक स्टैंड लिया हो, फाइट किया हो जेंडर इक्वालिटी के लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो? बहुत होता है. अभी भी आप देखेंगे कि किसी मीटिंग रूम में भी आप बैठेंगे, अगर सीनियर लोग बैठे हैं तो वो ओवरवेलमिंगली मेल होते हैं. विमेन बहुत कम मिलेंगी आपको. हमारे नीति आयोग में भी, बल्कि मैं ये हमेशा ये ऑब्जर्व करती थी कि आप अगर यंग प्रोफेशनल लेवल ले लीजिए, या चलिए कंसल्टेंट तक भी ले लिया, तो फिर भी काफ़ी विमेन वहाँ पे हैं. लेकिन जैसे आप सीनियर लेवल्स पे गए तो इट्स ओवरवेलमिंगली मेल डोमिनेटेड. सो वो बहुत एक चैलेंज आता है, बिकॉज देन समटाइम्स इफ यू आर द ओनली वुमन एंड यू आर ऑल्सो रिलेटिवली यंगर, तो इवन टू मेक योर वॉइस हर्ड एंड be counted is not so easy. Exactly. It is difficult. Exactly. So I think वो मैंने भी फेस किया कि भाई because ये लगता है अब कब बोले ना बोले, you know, ये सब इतने सीनियर लोग and mostly men, so it's very difficult, you know, I think, and so I used to find that with other young professionals who then worked with me at Niti, and a lot of them were, you know, female women. Like I said, तो उनको भी hesitation होता था कि हम मीटिंग में बोले ना बोले. तो I used to just say कि बोलो, you know, you feel like saying something, you have a point to make it. Don't worry about it that who is sitting around the table. So I think एक तो हमारा एक जेंडर बायस हो जाता है, फिर हमारे यहाँ एज बायस हो जाता है. Many times we think कि only if you have white hair on your head are you saying something important, otherwise you're not important. And then I think that itself becomes a big bias that comes in. So I think as a woman you're often dealing with all of these complexities, and especially as a young woman. So and then we are a very hierarchical system, और गवर्नमेंट में तो और भी है बिल्कुल कि भाई you know ये लेवल के ऊपर वो लेवल, ये लेवल, तो भाई कब बोलें, कैसे बोलें, किसको बोलें. It's genuinely very confusing for somebody who is, you know, especially young. So I think I try to just you know encourage young women who at least work with me there to speak up for what they felt like, and not really care so much about that, you know, who is sitting around the table. Because I said if you start thinking about that, you'll just be so overwhelmed that you will never speak. You'll never speak your mind. So I think make your own space there. So I think that's something I always pushed for, and that's something I do in every space. That, you know, I just encourage women, because women are smart. Women have the ideas. Women have everything. But it's just that they hesitate. You know, and I've been in that situation myself, so I know, you know, why it happens.
But you standing up for them and for yourself, it's a very good thing. I believe which could also be the reason why you're considered as the most influential woman when it comes to healthcare. So what does this recognition mean to you, and how do you believe it impacts your work? I mean, it's very humbling. I don't know if I consider myself the most influential anybody really, man, woman, anything. But I think it's nice to. I think sometimes when we get awards or recognitions, we feel ki arey nahi, or did we really deserve it? I think as women we are always second guessing. Yeah. But I've realized men don't do that. They're very happy. They're just happy. They get an award, get recognition. something, they're very happy. So now I've also learned to kind of, just be that way. And I think if it's earned and you know that you've earned it, and I know I've earned it through like sheer hard work, then I think it just makes you happy. It's just an added motivation. I mean, I will obviously keep doing my work, whether I'm getting the awards or not. But it certainly is an added motivation, I think, for any human being. Absolutely. To just be recognized. Absolutely. So yeah, that's all. But I don't know if I agree with that title, but I'm grateful for it. And it also gives you a sort of motivation to do more and like much better than that. So, and ma'am, you've also had the experience of co-authoring India's first voluntary national review on sustainable development. That's right. So, could you please tell us more about it? Yeah. What exactly it is? So, the Sustainable Development Goals, which is, which every country has sort of signed on to, most of the world has, that we will achieve certain goals by 2030. Yeah. And so, as a part of this process, every country at the United Nations, there is a high-level political forum where all the countries, their high-level representatives, ministers come. And basically every year they discuss that, what is the progress on the SDGs. Achha, okay. And every country can choose to twice, at any point in this period up till 2030, दो बार या दो से ज़्यादा बार भी any country can say that I will present my status on SDGs. Okay. So that is why it is called a voluntary national review. Right. कि आप volunteer करते हैं हाँ जी. कि हम इस साल में और इस साल में अपना present करेंगे. Okay. तो आपको दो बार तो आइडियली करना ही होता है 2030 के पीरियड तक, और अगर आप दो से ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं. Okay. तो वंस इन अ ईयर होती है ये गैदरिंग, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम न्यूयॉर्क में होती है, यूएस में, यूएन हेडक्वार्टर्स पे ही होती है वहाँ पे. तो उसमें जो सबसे पहला इंडिया का रिव्यू हुआ था वो हुआ था 2017 में. तो उसके लिए जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू की रिपोर्ट बनी थी उस पे मैंने काम किया था. डॉक्टर पानागरिया ही थे वाइस चेयरमैन, बल्कि उनके साथ मैं गई भी थी इंडियन डेलीगेशन में, वहाँ प्रेजेंटेशन भी हुआ था. तो हर साल ये लोग कुछ फोकस एसडीजीज पिक करते हैं कि इन एसडीजीज पे आप ज़्यादा इलेबरेट करिए कि आपके क्या स्कीम्स आए, क्या पॉलिसीज आए, क्या आउटकम्स आए, लेकिन आप बाकी एसडीजीज की भी बात कर सकते हैं. तो वो रिव्यू प्रेजेंट होता है, बाकी देश के लोग सब वहाँ होते हैं, कुछ लोग सवाल पूछते हैं. तो इट्स जस्ट अ मैकेनिज्म कि थोड़ा सा वो एक स्टेटस चेक होता रहे कि एसडीजीज पे क्या हो रहा है. और आई थिंक इट वाज for me a very prestigious experience because official Indian delegation के part में I had gone, जिसमें vice chairperson थे और हमारे secretary मॉस्पी थे जो उस time थे, और of course हमारे advisor थे नीति आयोग से जो देख रहे थे SDGs. तो it was very it was a feeling of great prestige to be sitting there because वो इंडिया का नाम लगा होता है और आप बैठे हैं उस प्लेटफॉर्म पे, इन सारे देश हैं. So it's a great feeling, and I think again very very memorable experience for me, and I'm very grateful to Dr. Panagaria कि उन्होंने because he knew कि मैंने काम किया है voluntary national review पे, तो he really wanted me to be there. And again that's why I said leadership makes a lot of difference. Exactly. तो उन्होंने मेरा बहुत वो उसमें support किया कि she must be present. So it was a great experience. That's really sweet. And like moving on, let's talk about healthcare. So we now have a population of about 1.4 billion in this country, and इतने सारे लोग हैं. Of course बीमारियां सबको ही होती है. आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा हर एक इंडिविजुअल को एक प्रॉपर
हेल्थ केयर सिस्टम या एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर लेके आना या प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इन इंडिया? बहुत चैलेंजिंग है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ आवर बिगेस्ट चैलेंजेस. मतलब यू नो यू माइट से आई एम बायस्ड क्योंकि मैं हेल्थ केयर में काम करती हूँ, बट जेन्युइनली आई बिलीव सो, बिकॉज आप कॉमन सेंस सोचिए, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप उस दिन अच्छा काम भी नहीं कर पाते. नहीं हो पाता है ना, बुखार आ गया, कुछ भी सिंपल सी चीज भी हो गई. और यहाँ तो लोग हैं जो सीरियस इश्यूज से रोज ग्रैपल कर रहे हैं. Exactly. तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो पढ़ाई करें या वो वर्कफोर्स में प्रोडक्टिव हों. सो इवन इफ यू केयर जस्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, you still have to care about healthcare. Absolutely. Because ultimately the health of your workforce is what will determine you know how productive they will be. Apart from the education and skilling of course. But मैं कह रही हूँ आप education भी दे दो किसी को, skills भी दे दो, but health ही नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है. I mean health is truly wealth as they say. And हमारे यहाँ जैसे आपने कहा बहुत टाइप के चैलेंजेस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत डाइवर्स है. हर स्टेट एक अलग देश की तरह है. उत्तर प्रदेश में हमेशा कहती हूँ कि देश है वो अपना, मतलब वो उसको स्टेट बुलाना उसको जस्टिस नहीं करता है. मतलब इतने सारे लोग, 200 मिलियन से कहीं ऊपर की पॉपुलेशन, तो आप मतलब उसको कैसे आप बोल सकते हैं कि सिर्फ इट्स अ स्टेट, यू नो, इट काइंड ऑफ मेक्स इट वेरी स्मॉल. हर थोड़ी देर में डायलेक्ट चेंज हो रहा है, थोड़ी देर में फूड चेंज, हर डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, प्रॉब्लम बदल जाएगी, इश्यूज बदल जाएंगे. तो इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर एनीबडी. एंड आई थिंक अभी जो सबसे बड़ा हमारे हेल्थ इश्यूज जो फेस हो रहे हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं. क्योंकि काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं उन पे हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है. और जैसे मटर्नल हेल्थ भी है या इन्फेंट मोर्टेलिटी है, सर्टनली प्रोग्रेस हुआ है. ऑफ कोर्स ऐसे स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी भी पीछे छूटे हैं, तो उनको भी आगे करना है. लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी चैलेंज है वो बहुत बड़ा है. कि वो चाहे हार्ट डिजीज ले लीजिए, चाहे डायबिटीज ले लीजिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, मेंटल हेल्थ ले लीजिए, ये जो हैं ये बहुत बड़ी चुनौती है. क्योंकि ये देखिए सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होता है, ये यंग लोगों को अफेक्ट कर रहा है. आप सुनते होंगे न्यूज में भी कि भाई हार्ट अटैक से कोई अपनी 30s में चला गया. 17-year-olds, 18-year-olds are dying from heart attack. Exactly. पहले हम सुनते ही नहीं थे, बट अब आप देखिए कि यही हो रहा है. या कोई स्ट्रेस से, वर्क स्ट्रेस से, we have just had this you know example. So that is our biggest challenge right now. And उसके लिए हमें एक तो एनवायरनमेंट सुधारना पड़ेगा, by which I mean the air we breathe, the water we drink, the food we consume. हर जगह पोल्यूशन है, हर जगह कंटेमिनेशन है. बिल्कुल. तो अगर हम वो नहीं सुधारेंगे तो फिर ये इश्यूज होते रहेंगे. एंड these really take away from somebody's productivity, from their ability to you know contribute actively. And it's a huge burden on the family, on the society, on the health system, on the government. तो I think this मतलब like you said बहुत challenges हैं, but अगर मैं एक कोई चुनौती पकड़ूं जो बहुत बड़ी है, वो मैं NCDs की कहूँगी अभी हमें फेस कर रही है. Okay. And NCD is? Non-communicable okay, diseases. right, sorry. Non-communicable disease, absolutely. And जैसे कि हमने बात की कि अभी तो फिलहाल हम बहुत सारे challenges face कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले में भी 10-20 साल में हम इससे शायद थोड़ा बेटर कर चुके होंगे? I mean देखिए, ये तो है कि it's impossible to cover इतना बड़ा population में expect ही नहीं कर सकते, because गली नुक्के हर जगह पे लोग हैं. But शायद कितना परसेंटेज आपको लगता है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे अगले 10-20 सालों में? देखिए वो सब डिपेंड करता है कि अभी हम क्या फाउंडेशन ले करते हैं. तो अगर जैसे प्रधानमंत्री ने ये कॉल टू एक्शन दिया है तरीके से कि विकसित भारत है 2047, तो वो तभी अचीव हो पाएगा अगर हम एक हेल्दी इंडिया की फाउंडेशन आज ले करेंगे. तो दैट मीन्स उसका क्या मतलब है, एक आपको जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक हेल्थ में बढ़ाना पड़ेगा. अभी भी बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है. आप जीडीपी के प्रतिशत से देख लीजिए तो वो ही एक से 1.2 1.3 के आसपास वो मंडराता रहता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, द हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो बहुत कम है. इतना बड़ा देश, चलिए स्टेट्स करते हैं उसके ऊपर से अपना एक्सपेंडिचर, लेकिन सेंटर को भी बढ़ाना पड़ेगा. बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं पाएगा. तो एक तो वो चीज़ है. देन प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा.
आज मैं किसी से बात कर रही थी, वो स्वीडन से हैं, वो कह रहे थे हमारे यहाँ तो जो रिसर्च होता है वो 2/3 प्राइवेट सेक्टर फंड करता है। अच्छा। लेकिन आप इंडिया में देखिए, मोस्ट ऑफ द रिसर्च इज पब्लिक फंडेड, प्राइवेट सेक्टर नहीं डालता पैसे, तो उनको भी डालना पड़ेगा, उनको भी डालना पड़ेगा दवाइयों के रिसर्च में, वैक्सीन के रिसर्च में, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के रिसर्च में। सो इवन दे हैव टू स्टेप अप. It is not just the government. Of course the government has to, but also the private sector has to. So I think एक तो वो हो गया कि आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। दूसरा है क्वालिटी, क्योंकि सिर्फ पैसे बढ़ा देने से तो कुछ नहीं होगा जब तक वो क्वालिटी नहीं सुधरेगी पब्लिक हेल्थ सिस्टम की, क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स, क्वालिटी ऑफ स्पेशलिस्ट, नर्सेज। इसीलिए मेरा बहुत एक पुश रहा जब मैं नीति आयोग पे में भी थी कि ऑफ कोर्स हमें और डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन हमें ऑल्सो और कार्डर्स ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, जैसे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, जैसे आपके हो गए फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट। तो आप देखिए ऐसे 10-12 प्रोफेशंस होते हैं जो एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस कहलाते हैं, तो हमें इनको भी प्रमोट करना चाहिए, हमें नर्सिंग को प्रमोट करना चाहिए, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, बहुत कुछ है। व्हेन वी टॉक ऑफ हेल्थ केयर, इट इज नॉट जस्ट डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट। सो आई थिंक अगर हम उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीजों पे ध्यान देंगे, तो आई थिंक दैट you know we will make a lot of progress, because अब टेक्नोलॉजी भी आ रही है। टेक्नोलॉजी is not a substitute, but it is certainly helping in many ways, and it can help in even more ways. Artificial intelligence है, बहुत सी चीजें हैं जो आपके जो processes हैं डायग्नोसिस के, उनको मोर एफिशिएंट बना सकती है, उनको मोर इफेक्टिव बना सकती है, बट इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट। वो डॉक्टर को ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर देगी, बट इट इज अ ग्रेट एनेबलर इफ वी यूज इट इन द राइट वे। सो आई वुड रियली से कि दो चीजें जो हमें रियली फोकस करनी है, एक तो बढ़ाइए पब्लिक हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, आई वुड से इनटू रिसर्च इन हेल्थ केयर, बिकॉज दैट कैन बी इजिली डन बाय अ लॉट ऑफ आवर प्राइवेट सेक्टर, and then improve the quality of our health workforce, and of course the numbers also, the distribution also, because inequity बहुत है। आप देखो तो मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे महाराष्ट्र में हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स हैं जिनमें इतने नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो इनइक्विटी तो है ही, जियोग्राफिकल, रीजनल, रूरल, अर्बन, वो सब है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हमें क्वालिटी सुधारनी है ऑफ आवर हेल्थ प्रोफेशनल्स, बिकॉज वो अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज का इशू है। बिल्कुल। एंड उसकी वजह से आई वुड से दैट ऑल्सो द ट्रस्ट बिटवीन अ पेशेंट एंड डॉक्टर, उसका काफी इरोजन हुआ है। राइट। क्योंकि जब पेशेंट का बुरा एक्सपीरियंस होता है तो फिर आप देखेंगे वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स, अ लॉट ऑफ दैट इज बिकॉज वो ट्रस्ट चला गया है कहीं। इट यूज्ड टू बी अ वेरी नोबल प्रोफेशन एंड रिलेशनशिप, बट अब सबको लग रहा है पैसे बना रहे हैं ये लोग, यू नो। तो वील हैव टू फाइंड वेज टू एड्रेस दोज इश्यूज, राइट, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एब्सोल्युटली। मतलब मुझे लगता है कि अगर जैसे गॉड फॉरबिड कल को जैसे किसी के घर पे तबीयत खराब हो, तो वी वुड रादर टेक देम टू अ प्राइवेट वन, टू अ you know top notch hospital rather than some government hospital, because वही है कि उस लेवल का ट्रस्ट ही नहीं रहा है, ट्रस्ट नहीं है कि ऐसा लगेगा कि बस वो हवा में कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, चेक प्रॉपर ले जाओ। सी आप तो ले भी जाओ अच्छे प्राइवेट में, बहुत से लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, एग्जैक्टली, तो वो किसी पुअरर प्राइवेट क्लिनिक में चले जाएंगे। अब वहाँ की क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अगर उनके साथ वहाँ 19-20 हो गया, तो naturally they will lose their entire trust, and you will have violence, you will have all these issues. तो ये सब टैकल करना I think is really the need of the hour. ये हम अभी से करना शुरू करेंगे, तब जाके आपको इसके impacts you know कुछ साल बाद जाके दिखेंगे, because you know these things always have impact later on. Yeah, true. मतलब ये नहीं कि मैंने आज किया तो वो कल ही आ गया impact. बहुत सी चीजें लगेगा समय, but वो करना आज से पड़ेगा। जी, आज से शुरुआत होगी तो कल बेहतर होगा हमारा। And with that we come to the end of our first segment of this interview. Thank you so much, ma'am, for this first segment. It was indeed a very, very enlightening conversation. Well, it was indeed a very enlightening conversation. Stay tuned for the second part of our interview with Ms. Urvashi Prasad. Until then, keep watching Indian Masterminds, and this is Bhakti Kothari signing off.